भले ही हम रूसी क्रांति ले, हम चीनी क्रांति ले, तो पहले किसान आए थे रास्ते पे, उन्होंने बड़ा आंदोलन भी किया था, पर बाद में मजदूर भी आए थे। मजदूर बाद में आए हैं दोनों जगह पे, लेकिन मजदूर फिर तटस्थ तरीके से तब तक लड़े हैं जब तक सरकार नहीं गिरा। अगर मेरा वेज 15,000 से 16,000 भी हो जाए, लेकिन चीज़ों का दाम 15,000 से 17,000 हो जाए, तो मेरा रियल वेज कम हो गया है। हाँ, वो या चाय बेचते थे। तो मैं यही कह सकता हूँ कि जिस वर्ग में उन्होंने जन्म लिया, वो वर्ग के साथ वो गद्दारी कर रहे हैं। मजदूरों का कानून वहाँ पे लागू होता है जहाँ पे 20 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मजदूर हो। अभी उन्होंने वो बढ़ा के कर दिया है कि नहीं, 50 मजदूर जब तक नहीं है ये कानून ही नहीं लागू होगा। अभी वो कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखने पड़ेंगे, उन्होंने पूरे कानून में बना दिया है कि कोई मजदूर परमानेंट नहीं हो जाए, ये सभी मजदूर को कभी भी काम पे रखा जाए, कभी भी निकाल दिया जाए। वैसे तो जंतर मंतर पर हर रोज़ कोई ना कोई आंदोलन होता रहता है, लेकिन जो आज का आंदोलन है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, तस्वीरों के ज़रिए देखिए, ये लोग जो हैं मज़दूर लोग हैं, अलग अलग जगहों पर ये लोग काम करते हैं। सरकार कह रही है कि इनके लिए हम लोग कानून बना रहे हैं, लेकिन जो मज़दूर हैं वही लोग आंदोलन करने को मजबूर हैं, विरोध कर रहे हैं। वैसे भी जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जिनके पक्ष में सरकार कानून बनाने की बात करती है, जिनके पक्ष में सरकार फैसले लेने की बात करती है, दरअसल वही लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहते हैं। देखिए, ये लोग आए हुए हैं दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से। ये मजदूर लोग हैं। ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया TUCI के बैनर तले ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। 4 मजदूर विरोधी श्रम संहिता रद्द करो, सार्वजनिक उद्योगों का निजीकरण बंद करो, इन लोगों की मांग यही है और इसी को लेकर के ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर ये लोग मौजूद हैं और सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही आकर रुकता है। सरकार कहती है कि हम मजदूरों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में हम तो कानून ला रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, उससे फ़ायदा होगा। लेकिन देश की इकलौती सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी है जिनके समर्थन में कानून बनाया जाता है, उन्हें समझ नहीं आता। वही लोग ग्राउंड जीरो पर उतर जाते हैं, सड़क पर आ जाते हैं और सरकार के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, है जो किस लिए आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? सरकार तो कह रही है कि मजदूरों के हित में हम लोग कानून बना रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि रद्द कर दिया जाए पूरी तरीके से। सरकार जो है कि जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वापस ले ले। वो सरकार का भी कहना बहुत ही मुश्किल है कि वो मजदूर के हित में है, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई एक भी यूनियन इस देश में ऐसे नहीं कह रहा है कि ये जो कानून बनाए जा रहे हैं ये मजदूरों के हित में है। एक BMS है जो सरकार के खुद का यूनियन है, वो भी, उसने भी स्टेटमेंट दिया है कि ये मजदूर विरोधी है। तो सरकार को ये कहना कि ये मजदूरों के हित में है, वो बहुत ही मुश्किल है। हम कह सकते हैं कि 1990 से जो मालिकों की मांगे थी, जिसे अंग्रेजी में हायर एंड फायर कहते हैं, कि किसी भी मजदूर को आज काम पे लगा दे, कल निकाल दे। ये कैसे करते हैं? वो कैजुअल मजदूर रख के, कॉन्ट्रैक्ट मजदूर रख के, ताकि वो कभी भी मजदूर को रखे, कभी भी निकाल दे। ये जो तरीका था, अभी वो कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखने पड़ेंगे, उन्होंने पूरे कानून में बना दिया है कि कोई मजदूर परमानेंट नहीं हो जाए, ये सभी मजदूर को कभी भी काम पे रखा जाए, कभी भी निकाल दिया जाए। तो ये तरीके से जो कानून बन रहे हैं, ये मालिकों की मांग थी। ये मालिकों की मांग थी 1990 से। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 1998-99 में दूसरा श्रम आयोग बिठाया था। दूसरा श्रम आयोग JS वर्मा नाम के व्यक्ति उसके अध्यक्ष थे। लेकिन वो, उन्होंने जो रिपोर्ट लिखा है वो पढ़ने लायक है। पहले श्रम आयोग में जस्टिस गजेंद्र गढ़कर जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने कहा था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का सिस्टम है ये बहुत ही बेकार है, ये तो इंसान को गुलामी की तरफ लेके जाता है, ये तो मजदूरी का बाज़ार खोलने का एक तरीका है। तो ये सब उन्होंने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज़ें, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दूसरे श्रम आयोग ने क्या कहा। दूसरे श्रम आयोग ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम तो दुनिया में अभी बस गया है, उसको हम हटा नहीं सकते। तो मजदूर की मनस्थिति बन गई है
कि हम एक बार काम पे लग जाए तो ज़िंदगी भर वहीं काम करेंगे। मज़दूर की ये मनस्थिति बदलने की ज़रूरत है। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम नहीं बदलेंगे, मज़दूर की मनस्थिति बदल दें ताकि मज़दूरों को पहले से ही यकीन हो कि हम कभी भी निकाल दे जा सकते हैं। तो ये तरीके से वो ये सेकंड लेबर कमीशन का रिपोर्ट था। अब ये सेकंड लेबर कमीशन के रिपोर्ट में कई चीज़ें लिखी गई थी, जैसे आज कानून है कि अगर 100 से ज़्यादा मज़दूर हो किसी भी फैक्ट्री में तो वहाँ पे रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ या क्लोजर, ये तीनों चीज़ें करने के लिए मालिक को सरकार का परवाना लेना पड़ता है। अभी वो 100 की संख्या से 300 कर दिए, मतलब 100 से ऊपर मजदूर हो तो मालिक अपने हिसाब से कभी भी क्लोजर कर सकता है जब तक 300 मजदूर नहीं हो। और 300 के ऊपर कितनी फैक्ट्रियां हैं, बहुत कम रह गई है। अभी हमने जो महाराष्ट्र के बारे में, इसके बारे में पूरा डिटेल निकाला तो महाराष्ट्र में 5600 फैक्ट्रियां हैं जहां पे 100 से ज़्यादा मजदूर हैं, लेकिन 300 से ज़्यादा वाली सिर्फ 1300 फैक्ट्रियां, 1300 और कुछ। तो बाकी के 70% जो फैक्ट्रियां हैं, ये जो कुछ सुरक्षा मिल रही थी ये कानून से, उसके बाहर निकल जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट लेबर का ले लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए अपने देश में कोई बहुत ज़्यादा कानून नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे नहीं मिलते हैं, लेकिन कम से कम उनको रजिस्टर किया जाता है, उनको नाम रहता है रजिस्टर उतने दिन तक काम करेंगे वे लोग। नहीं, और वो रजिस्टर होता है, लाइसेंस मिलता है कॉन्ट्रैक्टर को कि यही मजदूर है, इन्हीं मजदूर को कॉन्ट्रैक्ट पे रख सकते हो। आज ये कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों का कानून वहाँ पे लागू होता है जहाँ पे 20 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मजदूर हो। अभी उन्होंने वो बढ़ा के कर दिया है कि नहीं, 50 मजदूर जब तक नहीं है ये कानून ही नहीं लागू होगा। तो वापस 50 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मजदूर होने वाले सिर्फ बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ होंगी तो उन्हीं को ये लागू होंगे। लेकिन ये बड़ी फैक्ट्रियाँ भी क्या करेगी कि बड़ी फैक्ट्रियाँ भी ये सब काम जो कॉन्ट्रैक्ट से करवाना चाहते हैं वो छोटी फैक्ट्रियों को दे देंगे। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूँ, गरीबों मजदूरों का मैं खास ख्याल रख रहा हूँ, और आप लोग सड़कों पर जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, मोदी ये कहें वो चाय बेचने वाले के बेटे हो या नहीं हो, तो मैं एक ही कह सकता हूँ, खुद चाय बेचते हैं, बेटे नहीं। हाँ, वो या चाय बेचते थे, तो मैं यही कह सकता हूँ कि जिस वर्ग में उन्होंने जन्म लिया वो वर्ग के साथ वो गद्दारी कर रहे हैं, और क्या कहूँ। कैसे गद्दारी कर रहे हैं सर? खुद चाय बेचते थे ट्रेन में घुस करके, रेलवे स्टेशन पे, और वो दर्द जानते हैं, वास्तव मजदूरों का दर्द क्या है, पीड़ा क्या है, और इसीलिए सरकार कानून लेकर के आ रही है। 8 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं ये नहीं मान सकता हूँ कि वो दर्द जानते हैं, क्योंकि अगर वो दर्द जानते थे तो ये दर्द बढ़ाते क्यों। आज अपने पास स्टैटिस्टिक्स है अपने देश में कि मज़दूरों की समस्याएं बढ़ रही है हर जगह में। मज़दूरों की तरफ से जो केसेस है वो हर जगह में बढ़ रहे हैं, क्योंकि मज़दूर इसमें संतुष्ट नहीं है। हम देख सकते हैं कि मज़दूरों का जो रियल वेजेस है, रियल वेजेस नाम की एक चीज़ होती है। रियल वेजेस यानी भाई आखिरकार मेरे को अगर 15,000 रुपया वेतन है, ये 15,000 रुपया मेरा वेतन नहीं है, ये रुपया तो मैं नहीं खाने वाला हूँ, ये रुपये में से दाल चावल खरीदूंगा मैं, ये रुपये में से मैं मेरे बेटों का शिक्षण, सामान आएंगे ज़रूरत के जो भी है, या शिक्षण के लिए मैं बच्चों के शिक्षण के लिए दूंगा, घर के भाड़े के लिए दूंगा, इसे कहते हैं रियल वेजेस, कि मैं वो चीज़ों से क्या खरीद सकता हूँ। अगर मेरा वेज 15,000 से 16,000 भी हो जाए, लेकिन चीज़ों का दाम 15,000 से 17,000 हो जाए, तो मेरा रियल वेज कम हो गया, ऐसा माना जाए। अपने देश में स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हम बता सकते हैं कि रियल वेजेस कम होते जा रहे हैं अपने देश में। मजदूरों के रियल वेजेस कम होते जा रहे हैं, मजदूरों को उसका कम हिस्सा मिल रहा है। एक हाथ पे मजदूरों की उत्पादकता बढ़ते जा रही है, ये स्पष्ट है, ये इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स में भी छापा गया है। लेकिन जबकि मजदूरों की उत्पादकता बढ़ते जा रही है, उनका रियल वेजेस कम होते जा रहे हैं। मतलब वो उत्पादन समाज में ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन ये उत्पादन का हिस्सा उन्हें कम मिलते जा रहा है। क्या रूपरेखा तैयार कर रहे हैं आगे? मैं देख रहा हूँ यहाँ पर चंद लोग हैं, सैकड़ों, 100 लोग भी नहीं हैं, तकरीबन 30, 40, 50 के आसपास लोग हैं। सरकार आप लोग बात सुनेगी, नहीं सुनेगी, क्या करेंगे आप लोग? नहीं, आपकी बात सही है। वैसे तो 100 से ज़्यादा है आए थे, वो घूमने गए इधर उधर और अलग अलग जगह से आए हैं, लेकिन ये 3 दिन का धरना है, ये आज ही शुरू हुआ है। लोग अभी भी आ रहे हैं,
हर दिन आएंगे, बढ़ते जाएंगे। हमारी उम्मीद है कि 7 तारीख तक 1000 के ऊपर लोग रहेंगे, लेकिन वो भी 1000 लोगों से क्या हम यहाँ पे क्रांति करने वाली है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक इशारा है, अभी तक कोई कानून अमल में आया नहीं है, इसलिए मजदूर अभी तक सड़क पे उतरे नहीं हैं पूरे तरीके से। जैसे किसान कब उतरे थे, जब उनके खिलाफ जो कानून थे वो अमल में आए, तब किसान रास्ते पे उतरे। वैसे ही होने वाला है मजदूरों के साथ में। लेकिन ये हम एक इशारा देने आए हैं, क्योंकि अभी विंटर सेशन शुरू होने वाला है पार्लियामेंट का, तो पार्लियामेंट के सामने और पार्लियामेंट के सभी सांसदों को भी हम इसका कॉपी भेज देंगे। ये हम श्रम संहिता के बारे में क्या कहते हैं और उन्हें कहेंगे कि ये पास मत कीजिए। तो हम इतना ही कहने आए हैं। लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा है भारतीय जनता पार्टी वालों की, ज़रूरत नहीं है किसी कोई अपोजिशन का साथ दे तभी कोई कानून बन सकता है। राज्यसभा में भी वो लोग मजबूत है, लोकसभा में मजबूत है, राज्यसभा में अगर कोई सीटें घटती हैं 2-4-10 सीटें तो भी आ जाती हैं, चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, आपकी बात सही है। और वो ज़्यादा होते हुए भी आखिरकार जो किसानों के बारे में कानून थे वो पीछे लेने पड़े, ज़्यादा होते हुए भी। तो ये आंदोलन भी उसी तरीके से बढ़ाना है हमें। हम आज के आज ये इधर यहाँ पे लाखों की तादाद में आके करने वाले हैं, ऐसे बात नहीं। लेकिन सवाल ये भी है ना, उस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव होने थे, नरेंद्र मोदी टीवी पर आए, बोले हमारी जो मेहनत थी, कोशिश थी, कहीं ना कहीं उसमें कमी रह गई थी और तपस्या में कमी रह गई थी, और अब हम जो है तीनों कानून को वापस ले रहे हैं। हज़ारों किसान सड़क पर थे, दिल्ली के जितने बॉर्डर्स थे सारे बॉर्डर पर जो है आंदोलन हो रहे थे। आप कह रहे कि 1000 लोग भी नहीं आ पाएंगे सर? बिल्कुल, ये बात आपकी सही है कि वो किसानों का जो आंदोलन था वो महान था और हम उसकी महानता को पूरे तरीके से मानते हैं। लेकिन हमें लगता है कि दुनिया में अगर हम मिसाल देखें तो भले ही हम रूसी क्रांति ले, हम चीनी क्रांति ले, तो पहले किसान आए थे रास्ते पे, उन्होंने बड़ा आंदोलन भी किया था, पर बाद में मजदूर भी आए थे। मजदूर बाद में आए हैं दोनों जगह पे, लेकिन मजदूर फिर तटस्थ तरीके से तब तक लड़े हैं जब तक सरकार नहीं गिरा। तो ये भी हो सकता है। मज़दूरों का जो यूनियन है सड़क पर उतर गया है, तमाम लोग हैं जो आए हुए हैं। हम बातचीत करने की कोशिश इन लोगों से भी करेंगे। कुछ बात करेंगे हम आप? चलिए, कहाँ से आए भाई साहब आप? हम दक्षिण दिनाजपुर से आए। क्या करते हैं आप? वो आंदोलन के लिए आएगा। हाँ, क्या सरकार क्या गलत काम कर रही है जो मजबूर हो गए, काम धाम छोड़ के यहाँ पर बैठे हुए हैं? काम पे जाते हैं 200-400 मिलता ही। वो मैं बैठा है हाँ। मजदूर के लिए जो कानून का बना के लिए सरकार, वो कानून अच्छा नहीं है, उसके लिए हम बैठे रहेगा। वो कानून सरकार, मोदी जी कहते हैं हम तो गरीबों का, मजदूरों का, व्यापारियों का भला कर रहे हैं, तो आपको क्यों लग रहा है कि मोदी जी आपके हित के बारे में ही सोच रहे हैं? वो मुख से बोल रहा है, काश के नहीं करती है वो। क्या बोल रहे हैं आप? वो मुख से बोल रहा है, मतलब मुंह से बोल रहा है, करती नहीं है काम? करती नहीं है, करती नहीं है, यही बात कहती हूँ हम। अच्छा, बड़े बड़े भाषण देते हैं मोदी जी से? हाँ, बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़े बड़े बात कहते हैं, करेंगे नहीं है। देखिए, करेंगे नहीं मजदूरों के लिए, बड़े बड़े भाषण सरकार देती है मोदी जी। बात करेंगे भाई साहब आप? क्यों? हिंदी नहीं बोल सकते। कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र। हिंदी नहीं आती आपको? आते हैं लेकिन इतना बोल नहीं सकते। देखिए, दरअसल दिक्कत यही है, जैसे जो हमारे संपादक हैं शंभू कुमार सिंह यही कहते हैं, मजदूर जो है घर बना सकता है, बड़ी बड़ी कंपनियों का निर्माण कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन मजदूर समाज बोल नहीं सकता। और हमारे देश में जो लोग बोलते हैं वही लोग देश पर राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। इन भाई साहब ने बताया कि मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं सिर्फ बोलते हैं, उनकी जुबान जो है, जीभ बहुत लंबी है, बोलते हैं करते कुछ नहीं है, कथनी और करनी में अंतर होता है। लेकिन जो घर बनाता है, जो आपके घर के सारे काम करता है, वो व्यक्ति सिर्फ काम करता है, बोल नहीं पाता है। और इसी की वजह से वो समाज, वो तबका, वो वर्ग आज जमीन पर उतरा है, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, सरकार से जवाब मांग रहा है। लेकिन जब इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि बोल नहीं पाएंगे, सरकार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे। सरकार के खिलाफ छोड़ दीजिए, अपनी आवाज़ को भी अच्छी तरीके से लोग बुलंद नहीं कर पाएंगे। सोचिए, हमारे देश में बोलना कितना ज़रूरी है, बोलने से ही सब कुछ होता है। जो बोलता है असली मलाई वही खाता है, जो काम करता रहता है
उसे एक मलाई कभी खाने को ना दिया गया, ना दिया जा रहा है, शायद भविष्य में दिया भी नहीं जाएगा। इसीलिए बोलना बहुत ज़रूरी है। और आपको ये भी जानना चाहिए, बहुजन समाज के लोग ही मजदूर अधिकतर होते हैं। किसी भी सवर्ण समाज के लोगों को आप नहीं देखेंगे वे किसी गली में कूड़ा उठा रहे हैं, वे कहीं पर मजदूरी कर रहे हैं, या कहीं पर वे लोग लेबरगिरी का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज के लोग हैं जो आंदोलन करते हैं। तो हमारे देश में अगर कुछ आपको हमको करना है तो बोलना बहुत ज़रूरी है। बहुजन समाज को जागना होगा, क्योंकि बहुजन समाज के लोग ही अधिकतर मजदूर होते हैं। मजदूरों का आंदोलन है। मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। देख लीजिए, ये लोग आए हुए हैं और अपनी मांग को उठा रहे हैं, आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। 2-4 ही लोग हैं जो अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, इन लोगों की आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो अधिकतर मजदूर हैं वे लोग एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें बोलना आता ही नहीं है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नेशनल दस्तक के लिए साथी धारण के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।